हेलो डियर लर्नर्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं सभी को परेशानी में डालने वाले इस कोरोना वायरस की फ़ोटो आपको क्यों दिखा रही हूँ। क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि इस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करता है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। इस वायरस के बॉडी में मेनली दो हिस्से होते हैं। एक इसकी बॉडी के बाहर होता है जिसे हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो बच्चा है उसके सर पर जो हेयर स्टाइल है उसे हम स्पाइक बोलते हैं। तो कुछ उसी तरह की हेयर स्टाइल इस कोरोना वायरस के सर पे भी होती है, लेकिन ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो उसकी खांसने या छींकने पर जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, यदि हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आईज, नोज या हमारे माउथ के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे लंग्स के सेल को इन्फेक्ट करता है। अब जो लंग्स के सेल हैं या जो हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी कमज़ोर होती हैं। और ये जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्से को ही ढूंढता है। तो जब वो लंग्स में पहुंचता है तो उसे कमज़ोर कोशिकाएं मिल जाती हैं और वो उसे इन्फेक्ट करने लगता है। हमने बाहर के स्पाइक प्रोटीन के बारे में तो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इस वायरस के अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है, और वो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वैसे ही इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। आप देख सकते हो कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी ये दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए। तो इसकी बनने की प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता होगा। लेकिन ये जो आरएनए होता है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये जल्दी बन भी जाता है, लेकिन ये जल्दी म्यूटेट भी हो जाता है। ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब होता है खुद के स्ट्रक्चर में बदलाव लेके आना, खुद को बदल देना। और ये वायरस अपने आरएनए को ही बार बार बदलता रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस के अलग अलग स्टेन्स आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी वायरस होते हैं ना, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने से फ़ायदा है कि ये वायरस अपने आप को बदलता रहेगा। आप जितनी भी दवाई बना लो वो दवाई उस पर असर ही नहीं करेगी, हर बार वो खुद को बदल लेगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उस ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। कॉपीज मतलब जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हो ना, एक कॉपी से बहुत सारी कॉपीज आप करवा सकते हो। वैसे ही ये जो वायरस होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल के द्वारा अपनी ही कॉपी बना सकते हैं, मतलब खुद को कॉपी कर सकते हैं ताकि वो अपने नंबर्स में बढ़ जाए, है ना, नंबर्स में इंक्रीज हो जाए। अब तक हमने इसके स्पाइक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के बारे में जाना। अब हम देखते हैं ये हमारे लंग्स के सेल्स के अंदर कैसे पहुंचता है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, उसमें जो बाउंड्री वॉल होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब होता है जो रिसीव करता है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। आप यदि कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो तो वो मेडिसिन हमारे सेल के अंदर इन्हीं रिसेप्टर्स के द्वारा जाती है। लेकिन ये कोरोना वायरस जैसे वायरस हमारे इन रिसेप्टर्स का बहुत बुरा फायदा उठाते हैं। इनके जो ये रेड कलर के स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो इस रिसेप्टर के होल में जाके फिट हो जाते हैं, और इसके फिट हो जाने से क्या होता है, ये अपने अंदर के वो जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, उसको हमारे सेल के अंदर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही इस कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर जाता है वो तूफानी शुरू कर देता है। और किस तरह हमारे सेल्स के अंदर खुद की फोटोकॉपी करने लगता है, आइए थोड़ा इसे समझते हैं।
आप इस इमेज में और क्लियरली देख सकते हो, ये कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये इन स्पाइक्स के थ्रू हमारे सेल रिसेप्टर्स पे अटैच होके हमारे सेल के अंदर चला जाता है। ये हमारे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये कोरोना वायरस का आरएनए हमारे सेल के अंदर जाता है तो वो हमारे न्यूक्लियस को ढूंढने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। पहले वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को हटा के खुद का जेनेटिक मटेरियल लगाएगा और उसके बाद वो ढूंढने लगेगा कि राइबोसोम्स कहाँ हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री जैसे होते हैं हमारे सेल के अंदर। आप लोगों ने प्रोटीन के बारे में सुना होगा कि ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है। तो वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स। जब तक ये कोरोना वायरस का आरएनए हमारे सेल के अंदर नहीं आया था तब तक तो ये हमारा ही नॉर्मल प्रोटीन बना रहे थे, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के प्रोटीन बनाने लगेंगे। हमारे राइबोसोम को थोड़ी ना पता है कि ये जो आरएनए उसको मिल रहा है प्रोटीन बनाने के लिए वो हमारा है या किसी कोरोना वायरस का। वो तो अपना काम करेगा, उसका काम है प्रोटीन्स बनाना। तो इसका मतलब सिर्फ एक कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल के कारण हमारे ही सेल्स हमारी ही बॉडी में कोरोना वायरस के प्रोटीन को बनाने लगे हैं, और इस कोरोना वायरस के प्रोटीन से और ज़्यादा कोरोना वायरस प्रोड्यूस होने लगेंगे और इसके कारण हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि बाहर से कोई कोरोना वायरस आकर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है, वो तुरंत ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा। एंटीबॉडीज़ एक सैनिक की तरह होती हैं जो बाहर से आए किसी भी पैथोजन यानी रोगजनक से लड़कर उनको ख़त्म कर देती है, उनको किल कर देती हैं। आप देख सकते हो कि इस कोरोना वायरस के चारों तरफ वाई शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये इस स्पाइक प्रोटीन पर जाके अटैच हो जाती हैं। स्पाइक प्रोटीन क्या कर रहा था? ये हमारे रिसेप्टर्स पर अटैच हो रहा था और अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल के अंदर भेज रहा था। लेकिन हमारी एंटीबॉडीज इन स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके अटैच हो जाएंगी और ये स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के रिसेप्टर्स पर जाके अटैच नहीं हो पाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल भी हमारे सेल के अंदर नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी वो उतने ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगी, और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन ब्लॉक होंगे वो हमारे सेल से अटैच नहीं हो पाएंगे, तो वो इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब जिसका इम्यून सिस्टम जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उस व्यक्ति का इम्यूनिटी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी की बॉडी में ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी उतना ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस कोरोना वायरस के ऊपर एक दो स्पाइक प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन हैं। तो एंटीबॉडीज़ कई बार सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक नहीं कर पाती हैं, और यदि एक भी स्पाइक प्रोटीन बिना एंटीबॉडी के रह गया तो वो हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ काम आती है हमारी वैक्सीन, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं कि और ज़्यादा एंटीबॉडी हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी उतना अच्छा वायरस से प्रोटेक्शन। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी फंक्शनिंग कैसी है और क्यों ये इतना खतरनाक हो सकता है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि इंडिया की दो वैक्सीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड किस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।